कल का दिन इजराइल फलस्तीन संघर्ष के लिए बेहद अहम रहा है। कुछ बड़े हमले हुए हैं। एक तरफ ईरान ने आईएसआईएस के ऊपर हमला किया है, दूसरी तरफ तमाम सारे हमलों के बावजूद हूथी ने बिना डरे हुए फिर से अमेरिका के एक शिप पे हमला किया है। इन सब के बीच यूएन के सेक्रेटरी जनरल का बयान आया है, चाइना का बयान आया है, कुछ और बहुत जरूरी डेवलपमेंट्स हुए हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ये पूरा वीडियो। नमस्कार, टीसीएच पर मैं अशोक कुमार पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज भी शुरुआत एक खुशनुमा खबर से। जिंदगियां लगातार तबाह हो रही हैं, इतने बच्चे वहां मारे गए हैं, इतने बच्चों के पैर काटने पड़े हैं, आंखें चली गई हैं कि सोचो भी तो दुख होता है, दर्द होता है कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी को इजराइल अपनी नफरत में बर्बाद कर रहा है। लेकिन जिंदगी इन सब के बीच चलती रहती है। एक बड़ा खूबसूरत सा वीडियो आया, एक बच्चा है फलस्तीनी जो अपने पैरों पर चलने लगा है, पहली बार अपने पैरों पे चला है। उसका बाप उसको अपने पैरों पे चलते देखता है और उछल उछल कर खुश होता है। यह वीडियो सिर्फ इतना बताता है कि आप कितना भी अंधेरा ला दें, आप कितनी भी नाउमीदी जगा दें, उम्मीद के चिराग यहां वहां जलते ही रहेंगे। फलस्तीनी इस बार हार मानने वाले नहीं हैं। तमाम जंग के बीच वो खुश होते रहेंगे और लगातार अपने आजाद मुल्क के लिए कोशिश करते रहेंगे। इजराइल फलस्तीन की लड़ाई पे हम लगातार अपडेट्स दे रहे हैं और आज जो सबसे बड़ी खबर आई है वो ईरान के जानिब से आई है। ईरान, आप जानते हैं, ईरान के अंदर हमला हुआ था और हमले में ईरान में कई सारे लोग मारे गए थे। उसके बाद आईएसआईएस ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, लेकिन ईरान ने कहा था कि इसके साथ साथ इजराइल और अमेरिका भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। ईरान ने इसका बदला लिया है। ईरान ने कल एक आक्रमण किया, सीरिया का इलाका था और जो इराकी कुर्दिस्तान है यानी इराक का, नॉर्दर्न इराक का जो इलाका था, वहां पर हमला किया। और उसने कहा कि यह जगह वो थी जिसको मोसाद यानी कि जो इजराइल की स्पाई एजेंसी है वो यूज कर रही थी ईरान में जासूसी करने के लिए। यानी ईरान का कहना यह है कि वो एक ऐसा अड्डा था जिस पर आईएसआईएस का भी ठिकाना था, जिसको मोसाद भी यूज कर रहा था और जिसको अमेरिका भी यूज कर रहा था। यानी बहुत क्लियर है कि आईएसआईएस मोसाद और अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा है। मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बहुत डिटेल में आपको यह बात बताई थी। अब ईरान का जो यह हमला है यह मामूली हमला नहीं है, क्योंकि यह उन ठिकानों पे हुआ है जो अगर वैसे देखें तो अमेरिका के कंट्रोल के ठिकाने हैं। यानी एक बात तो ईरान बहुत साफ कह रहा है कि अमेरिका की सरपरस्ती में मोसाद भी काम कर रहा है और आईएसआईएस भी काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जहां फलस्तीन में, यमन में, सीरिया में, ईरान में लगातार विरोध हो रहा है इजराइल और अमेरिका का, वहीं आईएसआईएस इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा है, नंबर 1। और नंबर 2 यह कि इसको माना जा सकता है कि ईरान ने ऐलान कर दिया है इस जंग में बाकायदा शामिल होने का। ईरान ने कई बयान दिए हैं, इसमें से वो कह रहा है लगातार कि हमारे ऊपर जो हमला हुआ है, हमारे यहां जो लोगों को मारा गया है, आप जानते हैं वहां पे तकरीबन 80 लोग घायल हुए थे, काफी लोग मारे गए थे। तो उसने कहा है कि जो हमारे यहां हमला हुआ है, जो हमारे यहां मारा गया है, उसका हम बदला लेंगे। उधर लगातार इजराइल और अमेरिका कह रहे हैं कि चाहे वो हूथी हो, चाहे वो हमास हो, चाहे लेबनान का हिजबुल्लाह हो, इन सबको ईरान सपोर्ट कर रहा है और आरोप ये लगा रहे हैं कि ईरान ही ये सारे के सारे हमले प्लान कर रहा है। यहां तक कि यह भी कहा गया था कि 7 अक्टूबर को इजराइल में जो हमला हुआ था हमास का, उसको भी ईरान की शह हासिल थी। हालांकि ईरान का कहना है कि हम मदद जरूर करते हैं, लेकिन वो कैसे एक्ट करेंगे इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो ये सारी बातें इस ओर इशारा कर रही हैं कि खाड़ी के अंदर जो जंग है वो रुकने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है और ईरान अगर इसमें डायरेक्टली शामिल होता है तो यकीन जानिए हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। एक और बड़ी घटना कल हुई है जिससे यह आशंका और मजबूत हो जाती है। आप जानते हैं कि ब्रिटेन और अमेरिका ने हूथी के ठिकानों पर हमला किया था और हूथी ने कहा था कि हमारे 6 आर्मी ऑफिसर इन हमलों में मारे गए हैं। लेकिन साथ साथ पूरी दुनिया के विद्वानों ने, पूरी दुनिया में जो लोग समझते हैं उस एरिया को, उन्होंने बहुत साफ साफ कहा था कि हूथी पर कितने भी हमले कर ले अमेरिका और यूरोप, उससे कोई फायदा हासिल नहीं होने वाला है। हूथी ने कल इसको प्रूव किया। कल हूथी ने अमेरिका के एक जहाज पर
अदन की खाड़ी में अमेरिका के शिप पर सीधा हमला किया है। अब इसके वीडियोस नहीं आ पाए हैं, विजुअल्स नहीं आ पाए हैं। अमेरिका कह रहा है कि हमको कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अगर खास नुकसान नहीं हुआ होता तो विजुअल्स जरूर आते। अगर विजुअल्स नहीं आए हैं, उसकी वीडियो, उसकी फोटोग्राफ्स अपलोड नहीं किए गए हैं, इसका मतलब है कि अमेरिका के शिप को काफी नुकसान हुआ है। लेकिन इससे भी बड़ा जो इसका मतलब है उसको समझा जाना चाहिए। पहला तो यही कि अमेरिका और ब्रिटेन की जो बमबारी थी उसका कोई असर हूथी ने नहीं लिया है। उस बमबारी के बावजूद हूथी लगातार हमले करना जारी रखे हुए हैं, नंबर 1। और दूसरी बात कि अभी तक इजराइल की जहाजों पर ही हमला हो रहा था। हूथी ने, मैंने कई बार बताया, हूथी ने बिल्कुल क्लियर कहा था कि जब तक इजराइल हमास के ऊपर, गजा पट्टी के ऊपर हमले जारी रखेगा तब तक हम इजराइल की जहाजों को जाने नहीं देंगे वहां से। उससे नुकसान क्या हुआ था, मैंने आपको यह भी बताया था कि जो जहाजें बड़े आराम से बहुत शॉर्ट रूट से यूरोप पहुंच जाती थी, अब उन जहाजों को पहुंचने के लिए पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ेगा, जो उसकी कास्ट भी बढ़ाएंगे, खर्चा भी बढ़ाएंगे और साथ साथ बहुत मुश्किल हो जाएगा ट्रेड। और आप जानते हैं कि उनके इस धमकी के बाद बहुत सारी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने उधर से जहाज भेजना मुलतवी कर दिया था। अब अमेरिका और ब्रिटेन जब इस जंग में कूदे, जब उन्होंने कहा कि आप भले इजराइल पे केवल हमला करो, हम तो इजराइल की तरफ से आपसे लड़ेंगे, तो हूथी ने बहुत क्लियर कर दिया था कि अगर ऐसा होगा तो अमेरिका और ब्रिटेन की जहाजों पर भी हमला होगा। उस कड़ी में यह पहला हमला है। यानी आने वाले टाइम में हमको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए, नंबर 1, अमेरिका इन हमलों का बदला लेगा, यानी और ज्यादा अटैक्स हो सकते हैं यमन के ऊपर, और यमन अपने हमले तेज करेगा अमेरिका और ब्रिटिश कार्गो पर, जिसकी वजह से उस इलाके में जो पूरा का पूरा व्यापार है वो सफर करेगा। और मैं बता चुका हूं कि इसका असर दुनिया भर में तेलों की कीमत पर और बाकी सब चीजों पर पड़ेगा। पहला असर तो अभी एकदम साफ दिखने लगा है, आ गया है। कतर, जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो अमेरिका का बहुत करीबी है, कतर आप जानते हैं अमेरिका का बहुत ही क्लोज ट्रेडिंग पार्टनर है। कतर ने जो एलएनजी होती है, लिक्विड नाइट्रोजन गैस, उसकी जो सप्लाई है वो सप्लाई फिलहाल रोक दी है। यानी कतर ने कहा है कि अब वो रेड सी से एलएनजी जो है वो नहीं भेजेगा। अब आप देखिए कि पेट्रोल, ऑयल के साथ साथ एलएनजी इस समय बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का, और खास तौर पर जो उसका उपयोग किया जाता है वो कम पोल्यूशन के साथ जो एनर्जी के यूज करने का है उसमें उसका प्रयोग किया जाता है। और मैं आपको बताऊं कि वो जो रेड सी की पूरी लाइन है उसमें से 51% दुनिया भर में जितना एलएनजी उत्पादित होता है, प्रोड्यूस होता है, उसका 51% रेड सी के थ्रू आता जाता है। यानी आधा से ज्यादा दुनिया भर का जो एलएनजी है वो रेड सी से जाता है, और इसमें एक बड़ा हिस्सा जो सप्लाई करता है वो है कतर। तो कतर ने फिलहाल रेड सी से एलएनजी के सप्लाई के लिए मना कर दिया है, रोक दिया है। वजह क्या है? कतर को यह डर है कि चूंकि हमारी जहाजें ज्यादातर अमेरिका ही जाती हैं, तो अगर हमारे ऊपर हमला होता है, इस गैस में आग लगती है, तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो कतर ने कहा कि अभी हम फिलहाल उधर से नहीं जाएंगे। तो अभी तक तो प्राइवेट कंपनी जैसी थी जो रेड सी से जाने से बच रही थी, डर रही थी, रोक लगाई गई थी, सस्पेंड किया गया था। अब पहला ये मुल्क हो गया है, अरब का पहला मुल्क हो गया है कतर, जिसने रेड सी के थ्रू अपनी जहाजों से एलएनजी भेजने पर रोक लगा दिया है, या यूं कहें कि फिलहाल उस रास्ते से जो अपना यातायात है उसको मुलतवी कर दिया है। यानी ना केवल ब्रिटेन और अमेरिका, बल्कि ब्रिटेन और अमेरिका के जो करीबी दोस्त हैं जो मुल्क, उनके यहां से भी तेल भेजना या बाकी शिपमेंट भेजना मुश्किल होगा। आप समझ सकते हैं कि कतर से जाने वाला वो जो एलएनजी है, मैंने आपको बताया कि दुनिया भर में जितनी एलएनजी होती है उसके 50% के आसपास है। अगर वो कुछ वक्त तक अमेरिका में नहीं जाता है, ब्रिटेन में नहीं जाता है, यूरोप नहीं पहुंचता है, तो दुनिया भर में एलएनजी की डिमांड कैसे बढ़ने वाली है, एलएनजी की सप्लाई कैसे कम होने वाली है, और इसका असर उसकी कीमतों पर पड़ेगा, ये तो आप समझ ही चुके हैं। यानी इन हालात को देखकर लगता यह है कि खाड़ी के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर
अभी तक जो लग रहा था कि हालात शायद कंट्रोल में आ जाएं, वो हालात अब कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। एक के बाद एक नए मुल्क किसी न किसी तरह से इस जंग में शामिल होते जा रहे हैं। ओमान का मैंने बताया था कि ओमान इकलौता मुल्क है जिसने साफ साफ ये बात कही कि अमेरिका के जहाजों को अपने आसमान के ऊपर हम नहीं उड़ने देंगे, उन जहाजों को नहीं उड़ने देंगे जो यमन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। यानी ओमान कम से कम खुल के इस बात के लिए सामने आया है कि यमन पर जो अटैक हो रहा है, हुथीस पे जो अटैक हो रहा है, उसमें वो साथ नहीं देगा। इधर लगातार एर्दोगन के साथ ये था कि वो बहुत सारे बयानात भी देते रहते हैं, वो इजराइल की मजम्मत भी करते रहते हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि साउथ अफ्रीका जो आईसीजे में मुकदमा लेकर गया है, उस मुकदमे में हम साउथ अफ्रीका की मदद करेंगे और साथ में इजराइल के साथ रिश्ते भी बनाए रखते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये लिमिट टूट गई है और खबरें आई हैं कि वहां की फोर्सेस से इजराइल की फोर्सेस के झगड़े हुए हैं, बाकायदा गोलियां चली हैं, बाकायदा हमले हुए हैं। अभी यह कहना तो बहुत जल्दी होगा कि वो इस लड़ाई में कूद गया है, लेकिन इजिप्ट की फोर्स से भी अगर इजराइल की झड़पें चल रही हैं, लेबनान से हिजबुल्लाह से तो लगातार लड़ाई चल रही है। अभी फिर खबर आई कि जो लेबनान के बॉर्डर वाले जो इलाके हैं इजराइल के, उनको खाली कराया गया है, वहां लगातार सायरन बज रहे हैं। इसके अलावा आप जानते हैं सीरिया के साथ लड़ाई चली रही है, यमन सीधे लड़ाई में आ ही गया, हमास तो खैर लड़ाई में है ही, ईरान का मैंने बताया। ये सारे देश अगर इजराइल के साथ लड़ाई में आगे आ गए हैं, इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका चाहे न चाहे उस इलाके के हालात ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। शायद यही वजह है कि चाइना ने बहुत दिनों के बाद एक बड़ा बयान दिया है। चाइना के विदेश मंत्री ने कहा है, पहली बात तो यह कि हम फलस्तीनियों को मदद पहुंचाएंगे, यह तो पहली बात थी। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो कही है वो ये कही है उन्होंने कि हम एक इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं। यानी अब चाइना अपनी तरफ से पूरी दुनिया के मुल्कों को बुलाएगा वहां पर सीज फायर की पहल करने के लिए। यह चाइना की तरफ से सबसे बड़ी पहल है। इसके साथ आप जोड़ लीजिए कि रशिया ने जमकर मजम्मत की थी ब्रिटेन और अमेरिका की, जब उन्होंने हूथी के ऊपर बम बरसाए थे। और रशिया और चाइना दोनों ने कहा था कि सिक्योरिटी काउंसिल में अगर कोई ऐसा मामला आएगा तो हम उसको वीटो करेंगे, हम उसको ब्लॉक करेंगे। तो खाड़ी में तो जो बात चल रही है वो चल ही रही है, अब खाड़ी से निकल के वो बाहर आने लगी है। चाइना और रूस ने बहुत सीरियस अटेम्प्ट किया है इसमें सीज फायर के लिए। अब वो कितना सफल होगा कितना नहीं सफल होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। इधर दुनिया भर के जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, मुस्लिम विद्वान हैं, उनका एक संगठन है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स। अब इस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स ने कहा है कि हम राफा बॉर्डर के थ्रू जाना चाहते हैं, फलस्तीन गाजा में जाना चाहते हैं और गाजा में जाकर देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। अब इनको अनुमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरा तो साफ मानना है, जो अभी तक मैंने देखा है, कि इजराइल इन सब चीजों की अनुमति उसको देने वाला नहीं है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स के लोग गजा के अंदर तो नहीं घुस पाएंगे, लेकिन जब ये रफा बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, जब इनको रोका जाएगा, तो फिर से वो दुनिया भर में खबर बनेगी और उस पर फिर से प्रतिक्रियाएं आएंगी। इन सब के बीच में आपको बताऊं कि भारत जो आमतौर पे इस मसले पर खामोशी है, कभी समर्थन में खड़ा हो जाता है, कभी विरोध में खड़ा हो जाता है, भारत के विदेश मंत्री जो जयशंकर साहब हैं वो गए हुए हैं ईरान, और ईरान में उन्होंने मुलाकात की वहां के राष्ट्रपति रईसी साहब से, और उनको अपने ट्विटर पे लिखा जयशंकर साहब ने कि हमने रईसी साहब को मोदी साहब की शुभकामनाएं पहुंचाई। लेकिन यह शुभकामनाएं पहुंचाना तो एक मामला होता है, असल में वो जो इलाका है, रेड सी का पूरा इलाका है, वहां से भारत की जहाजें भी जाती हैं और भारत को आज दुनिया भर में अमेरिका के करीबी समझा जाने लगा है। ऐसा मुल्क समझा जाने लगा है जो अमेरिका के कहने पर बात करता है। और जिस तरह से भारत की ट्रॉल गैंग ने
लगातार इजराइल के पक्ष में ट्वीट्स लिखे हैं, इजराइल का समर्थन किया है। भारत की जो छवि बनी है अरब देशों के बीच में, वो इजराइल के समर्थक की बनी है। आप जानते हैं जब अरब मुल्क निकले थे पूरी दुनिया में कि पीस के लिए कुछ किया जाए, तो हिंदुस्तान को उन्होंने चुना भी नहीं था, वो सीधे चाइना गए। तो लगता ऐसा है कि जयशंकर जो गए हैं वो ईरान के पास गए हैं और ईरान से यह कहने की कोशिश की है उन्होंने कि हमारे जहाजों की सुरक्षा गारंटी की जाए, हमारे जहाजों के ऊपर हमला न किया जाए। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि G20 में बाकायदा समझौता हुआ है जिसमें अदानी की जहाजों को गुजरात के पोर्ट से निकलकर सीधे इजराइल के हाइफा पोर्ट पे जाने के लिए लाइसेंस मिला है। अब अदानी साहब की जहाजों पर अगर हमला गलती से हो गया, अगर इजराइल और अरब की लड़ाई में अदानी साहब का नुकसान हो गया, तो फिर तो आप जानते हैं मोदी सरकार के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मोदी सरकार के सारे कामों के साथ जो सबसे बड़ा काम उनका होता है वो अदानी साहब का प्रॉफिट इंश्योर करना होता है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, अदानी साहब को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो लगता ऐसे ही है कि एक तो ईरान के साथ जो हमारे रिश्ते खराब हुए हैं उनको थोड़ा सुधारने के लिए, दूसरा अदानी साहब की जहाजों को साफ साफ पास कर लेने के लिए, और तीसरा एक समझौता जिसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा, जिससे हिंदुस्तान को बाहर करके चाइना को शामिल कर लिया गया है, उस पर कुछ बात करने के लिए जयशंकर साहब गए हैं। लेकिन मुझे लगता है काफी लेट हो गया है। फिर भी देर आए दुरुस्त आए अगर हो, हिंदुस्तान एक स्टैंड ले तो यह हिंदुस्तान के लिए भी बेहतर होगा और दुनिया भर के लिए भी बेहतर होगा। उधर इजराइल बातें जितनी बड़ी बड़ी कर रहा हो, कल मैंने आपको बताया था कि नेतन्याहू ने बड़े आराम से कह दिया कि चाहे हेग हो चाहे कोई हो, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आखिरी दम तक युद्ध करेंगे। लेकिन इजराइल में भी बहुत सारी ऐसी हलचलें हैं जो फ्रंट पे नहीं आ रही हैं, लेकिन कुछ एक अखबारों में उसकी खबरें आ रही हैं। मैंने आपको बताया था कि कतर के थ्रू एक डील कराने की कोशिश की जा रही है हमास और इजराइल के बीच में। इस डील में इजराइल ने शर्त रखी थी कि हमास के लोगों को एग्जाइल करना पड़ेगा, यानी हमास के लोग गाजा छोड़कर चले जाएं। हमास इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हमास ने बहुत साफ साफ कहा कि हम गाजा छोड़ने को तैयार नहीं है। यहां तक कि कतर ने भी बयान दिया कि हमने जो डील दी है उसमें हमास के लोगों के गाजा छोड़ के जाने की कोई बात नहीं है। अब उस डील को लेकर तमाम बहसें हो रही हैं। सबसे मजेदार बात तो मैं ये बताऊं कि इजराइल की वार कैबिनेट में अभी 3-4 दिन पहले इस डील को लेकर बहस हुई, और डील को लेकर बहस इस हद तक बढ़ी कि आधे आधे में बंट गई वार कैबिनेट। आधे लोग ये कह रहे थे कि हमको किसी भी तरह होस्टेज डील कर लेनी चाहिए, अपने होस्टेजेस को छुड़ा लेना चाहिए। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू और कुछ और लोग हमास की शर्त पे ये डील करने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं हमास छोड़ने को तैयार हो जाए। इधर हमास अपनी शर्तें लगातार बढ़ाता जा रहा है। वो जानता है कि आज नहीं तो कल मजबूरी में इनको डील करना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि आज तक 3 महीने 100 दिन से ज्यादा की लड़ाई हो चुकी, लेकिन इजराइल अपने एक भी होस्टेज को छुड़ाने में कामयाब नहीं हुआ है। और इसका गुस्सा पूरे इजराइल में देखा जा रहा है। लगातार जुलूस निकल रहे हैं, वहां के नेता जब भाषण दे रहे हैं तो जनता बीच में उनको टोक रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। इजराइल के अंदर भी धीरे धीरे एक छोटा सा हिस्सा सही ये मानने लगा है कि फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो गलत है। मैं आपको बताऊं कि इजराइल में हिस्ट्री के एक टीचर थे जो लगातार फेसबुक पे पोस्ट लिख के ये बता रहे थे कि फलस्तीन में जो हो रहा है गलत हो रहा है। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और बिल्कुल उनको सॉलिट्यूड वाली जेल में डाल दिया गया है। इसका मतलब यह है कि इजराइल में भी धीरे धीरे लोग बोलना शुरू कर रहे हैं, और भले फलस्तीन के पक्ष में ना बोले, अपने होस्टेजेस को छुड़ाने के लिए तो लगातार वहां पर जुलूस निकल रहे हैं, लगातार नेतन्याहू के खिलाफ नारे लग रहे हैं। इसलिए हमास को लगता है कि आज नहीं कल इजराइल को कोई ना कोई डील करनी पड़ेगी। वो लगातार अपनी शर्तें बढ़ा रहा है। वो कह रहा है कि जितने लोग इजराइल की जेल में हैं फलस्तीनी, उन सबको छोड़ना पड़ेगा, परमानेंट डील करनी पड़ेगी, यानी गजा से अपनी सारी सेना हटानी पड़ेगी। उसके बाद ही हम होस्टेजेस को रिहा करेंगे। और आप देखिए अभी ये सब चल ही रहा था कि 2 होस्टेजेस के मारे जाने की खबर आई और हमास ने कहा कि ये लोग इजराइल के हमले में मारे गए हैं। यानी हमास होस्टेजेस को यूज कर ही रहा है इस जंग में एक पॉइंट ऊपर रहने के लिए। इन सब के बीच आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि इजराइल केवल जंग कर रहा है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस डील के लिए भी बहुत इंटरेस्टेड है। इसीलिए अपनी एक जो 4 यूनिट्स वहां पे सेना की काम कर रही थी गजा में, उसमें से एक यूनिट को
इन्होंने वापस किया है इजराइल ने। एकदम सेनाएं गजा से वापस आती हुई दिखाई दे रही हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। अब इजराइल तो यह दावा कर रहा है कि ट्रेनिंग वगैरह के लिए इनको वापस किया गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि बेसिकली उस डील में इजराइल धीरे धीरे जा रहा है, इशारा कर रहा है कि हम सेना हटा सकते हैं, और साथ में उसकी सेनाओं को जितना नुकसान हुआ है यह कहा जा रहा है कि तकरीबन 15 से 20 हजार सैनिक उसके बहुत बुरी तरह से या तो घायल हुए हैं या मारे गए हैं। तो यह भी संभव है कि उस यूनिट में नए सैनिकों की भर्ती के लिए, उस यूनिट को फिर से तैयार करने के लिए वापस बुलाया गया हो। लेकिन इन 100 दिनों में यह पहली बार है जब इजराइल ने गजा से अपने सैनिकों को वापस बुलाया है। असल में लगता यही है, बाहर से देखने पर गोदी मीडिया के कवरेज में लगता यही है कि सारा नुकसान हमास का हो रहा है, लेकिन इजराइल, अमेरिका का भी काफी नुकसान हो रहा है। एक तरफ तो इजराइल की जो हरकतें हैं उससे पूरी दुनिया में ज्यूस के खिलाफ, जो यहूदी हैं उनके खिलाफ एक गुस्सा भरा है। आपको बताऊं कि अमेरिका ने बाकायदा एक नया कानून बनाने की सोची है जिससे ज्यूस के खिलाफ जो लोग नफरत फैला रहे हैं, यानी जो लोग फलस्तीन के साथ खड़े हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। दूसरा, लगातार ऐसे इशारे आ रहे हैं कि बिडेन अगले चुनाव में हार सकते हैं। उनकी रेटिंग लगातार कम होती जा रही है। उधर ट्रंप की रेटिंग लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रंप ने अपना पहला प्राइमरी जीत भी लिया है। साथ में कल मैंने आपको बताया था कि व्हाइट हाउस के जो एम्प्लॉइज हैं उन्होंने बड़ा एहतजाज किया है, वहां पर बड़ा विरोध किया है। रात भर उन्होंने व्हाइट हाउस को घेर के रखा है। अमेरिका में जो प्रोग्रेसिव है, जो अरब है, इन सबका वोट मिला के 20-22% होता है, और पिछली बार ये पूरा वोट बिडेन को मिला था। इस बार जिस तरह का माहौल है, ऐसा लगता है कि ये वोट बिडेन के हाथ से निकल सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ट्रंप कोई भगवान है। ट्रंप ने भी कहा है कि इजराइल फर्स्ट मेरी नीति होगी, लेकिन ट्रंप के साथ एक खूबी यह है कि अपने पूरे शासनकाल में वो पहला राष्ट्रपति था जिसने एक भी युद्ध शुरू नहीं किया। उसका जंगों में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, जबकि 3 जंगें शुरू कर चुके हैं बिडेन। उनके पहले जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, ओबामा साहब, वो भी तमाम सारी जंगों में शामिल थे। और इन सबके बीच ट्रंप एक ऐसा आदमी था, ट्रंप एक ऐसा राष्ट्रपति था जो भले इजराइल फर्स्ट कहे, लेकिन जिसने जंगों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, अमेरिका के डेवलपमेंट में ही इंटरेस्ट दिखाया था। शायद इसीलिए उससे हथियार लॉबी बहुत नाराज थी, क्योंकि हथियार लॉबी के तो फायदे ही फायदे हैं। जितनी जंग होगी हथियार लॉबी को उतना फायदा होगा। लेकिन इस बार हालात बदले हुए दिख रहे हैं फलस्तीन के चलते। फलस्तीन में जो जंग चल रही है, पूरे अमेरिका में लोग सड़कों पर आए हैं। मैंने आपको बताया था कल ब्रिटेन में लोग सड़कों पर आए थे। ब्रिटेन में जबरदस्त जुलूस निकले थे। उसके बाद प्रो इजराइल, यानी कि इजराइल का समर्थन करने वाले लोगों ने भी ट्रफेलगर स्क्वायर पर कोशिश की एक जुलूस निकालने की, लेकिन बहुत थोड़े से लोग इकट्ठा हुए। यानी एक बात तो बहुत क्लियर है कि हुक्मरान का चाहे जो भी स्वार्थ हो, जिसकी वजह से वो इजराइल से चिपके हुए हैं, आम जनता जो है पूरी दुनिया में धीरे धीरे फलस्तीन के साथ खड़ी हो रही है, जिसके चलते ब्रिटेन के चुनाव हारने का भी अंदेशा है और ऋषि सुनक की लोकप्रियता भी लगातार कम होती जा रही है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें दोहरा दबाव है। एक तरफ से हथियार लॉबी है, बिजनेस लॉबी है जो ये चाहती है जंग चलती रहे, दूसरी तरफ से जनता का प्रेशर है जो चाहती है कि जंग रुके। होता क्या है ये आगे देखना पड़ेगा। यूएन के सेक्रेटरी जनरल का एक बयान आया है, उस बयान के साथ मैं आज की बातचीत खत्म करना चाहूंगा। वो बयान बताता है कि हालात कैसे हैं। यूएन के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं, नथिंग कैन जस्टिफाई द कलेक्टिव पनिशमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल। यानी कि जितने भी बहाने कर लिए जाएं, जितनी भी बातें कर ली जाएं, फलस्तीनी लोगों को जिस तरह से तबाह बर्बाद किया गया है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और इसमें अमेरिका और ब्रिटेन भी शामिल है, उनका भी हाथ है। यह कहते हुए मजेदार खबर यह है कि साउथ अफ्रीका के जिन वकीलों ने केस किया हुआ है आईसीजे में इजराइल के खिलाफ, वो अब कह रहे हैं कि हम अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ भी केस करेंगे। अगर यह केस होता है, अगर ये सारी चीजें होती हैं, तो देखना होगा कि दुनिया की राजनीति किस तरफ जाती है। साथ में चाइना ने जिस तरह से इंटरफियर किया है, रशिया ने जिस तरह से इंटरफियर किया है, उसका क्या असर होता है यह भी देखना होगा। और हूथी ने जिस तरह से अमेरिका के ऊपर एक बार फिर से हमला किया है, उसका बदला अमेरिका कैसे लेता है, आगे क्या होता है, क्या यह जंग एक बड़ी जंग में बदलेगी या फिर
पीस की, शांति की, युद्ध विराम की कोशिशें कामयाब होंगी, यह सब आने वाले वक्त में देखना होगा। और अपने चैनल पे हम लगातार आपको इन सारी खबरों से अपडेट करते रहेंगे। जरूरी यह है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे वीडियोस देखते रहें, दोस्तों को दिखाते रहें, हमें ताकत देते रहें। मैं बार बार कहता हूं, हमारा पिन कमेंट खोल के देखें। सिर्फ 89 रुपीज, 89 रुपए के महीने पर आप हमारे मेंबर बन सकते हैं, आप हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, आप हमारी ताकत बन सकते हैं। इसके साथ सुपर थैंक्स तो दे ही सकते हैं। अगर आप हमारे साथ आएंगे तभी हम लगातार सच कह सकेंगे। और जैसा मैं कहता हूं कि कैमरे और सत्ता दोनों की आंखों में आंखें डालकर वह कह सकेंगे जो कहने की हिम्मत गोदी मीडिया की कभी नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।